हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हम लोग इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो ये जानिए स्टूडेंट कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया या इलेक्ट्रिक फैन हो गया या टीवी हो गया या कंप्यूटर हो गया, कोई भी ऐसे डिवाइसेस हो गए जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड कराते हैं इनको, तो ये कुछ समय बाद ये गर्म हो जाते हैं। यानी कि इनके अंदर हीट प्रोड्यूस होने लगती है। तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, है ना, उस हीट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, इस बात को जूल ने सबसे पहले बताया और एक लॉ दिया जिसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यही बताता है, वो ये बताएगा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताएगा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर मीन्स वो इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारी चीज़ें कंडक्टर में आ जाएगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो कंडक्टर के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, है ना, वो पहली बात किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। स्टूडेंट, किसी भी कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी तो वो किस बात पर डिपेंड करती है, वो पहली बात पर डिपेंड करती है कि उस कंडक्टर से कितनी करंट पास हो रही है। अगर उस कंडक्टर से करंट पास हो रही है आई, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और इस पर डिपेंड करेगी कि हीट, है ना, आई स्क्वायर पे हीट डिपेंड करेगी। तो किसी कंडक्टर के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी तो वो डिपेंड करती है आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स जितना ज़्यादा हम करंट अलाउ करेंगे, पास करवाएंगे कंडक्टर से, उतनी ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और जितना कम करंट हम पास कराएंगे कंडक्टर से उतना ही कम हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। अभी हम लोग दूसरी बात पर सोचते हैं कि और किन किन चीज़ों पर हीट जो है ना डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ याद रखेंगे एक और यहाँ पर दूसरी जो पॉइंट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी। इनकी H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा गर्म होगा और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और अगर कंडक्टर का रेसिस्टेंस कम है तो वो कम हीट प्रोड्यूस करेगा। यानी कि यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, ठीक है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट यहाँ पर कि थर्ड ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, कितनी देर तक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है उस कंडक्टर से, है ना। जैसे अभी टीवी आपने जस्ट ऑन किया और 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड में थोड़ी सी करंट पास होगी, है ना, और 2 घंटे तक वो चला टीवी तो ज़्यादा गर्म होगा। तो ये थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिक जो डिवाइस है यानी कि कंडक्टर है, उससे जो करंट पास हो रही है वो तो कितनी देर तक पास हो रही है, ठीक है ना।
वो टाइम पर डिपेंड करता है, यानी कि हीट डिपेंड किया यहाँ पर टाइम पर। यानी कि इसको अगर हम ऐसे समझाएं कि जितना देर तक हमारा कंडक्टर, जितनी देर तक कंडक्टर से करंट पास होगी उतना ही ज़्यादा उसमें हीट होगा, और जितनी कम समय तक कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, करंट पास होगी, उतने ही कम इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। यानी कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ स्टूडेंट। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, इम्पॉर्टेंट बातें थी किसके अंदर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर। फिर से एक बार देख लीजिए कि कंडक्टर के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी वो डिपेंड करती है आई स्क्वायर पर, स्क्वायर ऑफ द करंट पर, और रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पर, और उस कंडक्टर से करंट कितनी देर तक फ्लो हो रही है, कितने समय तक फ्लो हो रही है, यानी कि टाइम पर। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं, अगर इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, अगर हम इन तीनों इक्वेशन को यहाँ पर कंबाइन करते हैं तो हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट। ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो सब में लेफ्ट हैंड साइड में एच था, और इधर हो जाएगा आई स्क्वायर आर और टी। और ये जब साइन हटता है तो एक कांस्टेंट का साइन आएगा, के स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये हमारा क्या है, कि हमारा क्या है, कि हमारा जो है वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि एक कांस्टेंट है ये। और हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। जब ये 1 है तो हमारा h क्या आ जाएगा, h हमारा आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी स्टूडेंट। तो ये h निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर आई स्क्वायर निकालना होगा तो ये दोनों हटेगा, यहाँ से h बाई आर टी लिखाएगा, और केवल i निकालना होगा तो स्क्वायर भी हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो h रूट अंडर h बाई आर टी होगा स्टूडेंट ये। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पर r निकालना होगा तो r निकालना होगा तो h बाई आई स्क्वायर टी होगा, और यहाँ पर अगर t निकालना होगा तो h बाई आई स्क्वायर टी होगा। यहाँ पर t निकालना होगा तो आई स्क्वायर r होगा h के बाई में। ठीक है, तो ये जूल्स लॉ ये है। सो स्टूडेंट अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर बेस्ड है, और ये क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेसिस्टेंस हमें पता है, दैट इज 500 ओम, इज कनेक्टेड थ्रू अ मेन सप्लाई फॉर 30 मिनट। ये 30 मिनट तक जो है हीटर चला, यानी कि टाइम इज 30 मिनट। और आपको पता है टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। सो वी विल हैव टू चेंज मिनट इनटू सेकेंड। तो 30 इंटू 60, सो वी हैव 1800 सेकेंड। ओके, और हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हीट का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर, ये आई 5 है तो 5a का स्क्वायर इंटू आर 500, और t आपका हो गया यहाँ पर 1800। पूरे को इंटू कर लेंगे स्टूडेंट तो आएगा 225। ठीक है, 225 आएगा, और उसके बाद 50 आ जाएगा, 2 3 1 2 3 4 5। और हीट को मेजर किस में करते हैं, जूल में करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हीट को मेजर जूल में करते हो। तो आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, या इसका साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर लिखेंगे 2.25 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7 जूल। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। सो स्टूडेंट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग ये जानेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर एंड आयरन ETC।
तो इलेक्ट्रिक हीटर हो या आयरन हो, ये सभी किस पर वर्क्स करते हैं? ये सभी जो है वर्क्स ऑन, ये काम करते हैं कौन से प्रिंसिपल पर? ये काम करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, इस पर ये काम करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इस पर ये काम करते हैं। एक्चुअली ये जो होते हैं, ये डिवाइस जो होते हैं, इनका जो डिवाइसेस होता है ना, ये अप्लायंसेज होते हैं, अप्लायंसेस, ये गर्म हो जाते हैं, जबकि इनके अंदर का जो कनेक्टिंग वायर यूज किया जाता है, कनेक्टिंग वायर जो होता है इसका, वो कूल रहता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं स्टूडेंट? ये जो प्रिंसिपल पर काम करते हैं उसको बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, यानी कि करंट दोगे इसमें तो हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। और दूसरी बात है कि ये जो डिवाइस होते हैं खुद गर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये खुद बहुत गर्म ज़्यादा हो जाते हैं, और इनको जोड़ने वाले वायर जो होते हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं रहते हैं, वो थोड़ा सा इनके तुलना में वो ठंडे रहते हैं। एक्चुअली हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का जो कनेक्टिंग वायर जो होता है, वो जिस चीज़ का वायर बना होता है वो नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम का इनका जो वायर बना होता है, ठीक है ना, और नाइक्रोम जो है हमारा निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ है, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ है। एक्चुअली नाइक्रोम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो नाइक्रोम की जो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी यानी कि रो, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली जो है रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस आर भी ज़्यादा होगा। कैसे पता चला हमें? तो मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है, आर इक्वल टू रो इंटू ए बाई एल, सॉरी एल बाई ए। यानी कि आप देखिए कि ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, समझ गए ना। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि जिस तरह से रेसिस्टिविटी बढ़ेगी उसी तरह से हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। और अभी अभी हम लोग ने पढ़ा है जूल्स लॉ में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि हीट जो है, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि हीट डायरेक्टली, अगर हम एच और आर में रिलेशन देखें तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जितना आर ज़्यादा उतना ही हीट ज़्यादा। तो नाइक्रोम का तो आर यानी कि रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक हीटर में और आयरन में नाइक्रोम का वायर यूज़ किया जाता है। और रही बात कि ये डिवाइस तो खुद बहुत गर्म हो जाते हैं। अब इसका कनेक्टिंग वायर का मतलब क्या हुआ कि इस वायर को क्या करते हैं हम लोग, इस वायर को हम लोग मेन जो करंट का सोर्स होता है ना, मेन करंट सोर्स से इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, कहाँ से जोड़ते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग जोड़ते हैं मेन सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सभी जोड़े जाते हैं मेन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटर में देखे होंगे कि जो नाइक्रोम का वायर लगा रहता है, इस तरह से रहता है, इस तरह से, और समझ गए ना, इस तरह से हीटर में लगा रहेगा। और इसका जो एक वायर जो होगा वो सीधे आपका मेन लाइन से यहाँ कनेक्ट रहेगा। तो ये जो वायर होगा या तो कॉपर का होगा या तो एल्युमिनियम का होगा। ठीक है, तो ये जितनी मात्रा में ये गर्म हो जाता है उतनी मात्रा में ये गर्म नहीं रहता है। ठीक है ना, जितनी मात्रा में ये गर्म रहता है उतनी मात्रा में ये गर्म नहीं रहता है। कनेक्टिंग वायर इसी को बोला गया। ठीक है, अभी स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब में। तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी जो है इस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस पर? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही ये भी वर्क करता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही वर्क करता है। ये जो है ना आपका ये होता है ग्लास एनवेलप इसको बोलेंगे। ठीक है, और ये इंसुलेटेड सपोर्ट होता है, इंसुलेटेड सपोर्ट, नॉन कंडक्टर सपोर्ट,
नॉन कंडक्टर सपोर्ट हुआ ये। और ये जो आप देख सकते हैं ये फिलामेंट, फिलामेंट, और फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? फिलामेंट टंगस्टन का, बहुत ही पतला सा टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन, थिन टंगस्टन, ठीक है ना। और टंगस्टन का सिंबल होता है स्टूडेंट W, ठीक है। इस चीज़ का बना होता है, इसके अंदर गैस भरी रहती है, यहाँ गैस भरी रहती है। कौन सी गैस होती है? इनएक्टिव गैस होती है, ठीक है। इनएक्टिव गैस होती है, या तो वो नाइट्रोजन होगी, या तो वो आर्गन होगी, या नियोन, है ना। ये सब गैस इसके अंदर भरी होती है, ठीक है। क्योंकि ये इनएक्टिव गैस होते हैं कि इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, है ना, इसलिए ये सब गैस भरी जाती है, समझे। अब एक्चुअली अब हम लोग तो ये तो बेसिक जान लिए इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। अब ये मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसका जो फिलामेंट जो होता है वो बहुत टंगस्टन का बना होता है, जैसा कि अभी आपको बताया गया, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब वो जो पिघलता है जिस टेम्परेचर पे ना, वो बहुत ही हाई है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, बहुत हाई टेम्परेचर पर पिघलता है। ऑलमोस्ट इसकी मेल्टिंग पॉइंट की हम लोग बात करें तो नियरली हम लोग बोलेंगे 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस अगर इसको मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, तब ये मेल्ट होगा, समझ गए ना। इतनी ये डिग्री पे ये मेल्ट होगा। दूसरी बात यहाँ देख लेते हैं कि जो टंगस्टन है, टंगस्टन का जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा इसका है, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है। तो ये एक फार्मूला है ना, H=I²RT। अगर हम यहाँ से चलें तो हमको पता है कि HR का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो टंगस्टन का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई हीट भी ये ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, हीट भी ज़्यादा ये प्रोड्यूस करेगा। और फिलामेंट, ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट जो है वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, ये बिल्कुल वाइटिश टाइप का हो जाएगा, वाइट है ना, वाइट हॉट हो जाएगा ये। और उसके बाद जो है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये थी इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। इसके अंदर इनर्ट गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना हो, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसके अंदर ना हो, ठीक है ना। और अदरवाइज अगर हम इन गैसों को छोड़कर कोई दूसरी गैस लेते हैं तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण क्या होगा, ये फिर बल्ब का जो फिलामेंट जो है बड़ी आसानी से टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो इसके अंदर जो होती है इनर्ट गैस, यानी कि इनएक्टिव गैस भरी जाती है ताकि इसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो और फिलामेंट जो है प्रॉपर्ली वर्क करे। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने आज की वीडियो में देखा कि जूल्स है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखा, उसका प्रैक्टिकल यूज़ देखा, ठीक है। तो सो स्टूडेंट, अभी हम लोग थर्ड जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इसी हेडिंग के अंदर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग सेफ्टी डिवाइस कहते हैं, सेफ्टी डिवाइस करते हैं क्योंकि हमारे डिवाइस को सेव करता है ख़राब होने से, डैमेज होने से, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है ना, एक तरह का वायर ही होता है। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक तरह का वायर होता है। और किस तरह के मटेरियल से बना होता है, मेड अप ऑफ मटेरियल, किस तरह के ये मटेरियल से बना होता है स्टूडेंट। तो आइए देखिए इसको, ये ऐसे मटेरियल से बना होता है, ऐसे चीज़ से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम होता है, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही वो मेल्ट कर जाए, टूट जाए, है ना, मेल्टिंग पॉइंट है उसका। ऐसे मटेरियल से फ्यूज़ बना होता है ना जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी लो। तो कौन सा ऐसा मटेरियल है भाई? तो ऐसा जो मटेरियल है वो कॉपर है, कॉपर का बना रहेगा इलेक्ट्रिक फ्यूज, या अलॉय। अलॉय मीन्स दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन है, लेड हो गया, टीन और लेड के अलॉय, यानी कि इन दोनों को, टीन यानी कि Sn और लेड यानी कि Pb, इन दोनों को साथ में लेकर अलॉय बनाया गया। अलॉय का मतलब होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने मटेरियल्स है, समझ गए ना। तो एक्चुअली इन दोनों का क्या हुआ, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज का कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि
ये इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही लार्ज करंट थोड़ी सी ज़्यादा करंट आई, ठीक है, जैसे ही लार्ज करंट का मतलब आई को मैंने बताया कि लार्ज करंट का मतलब आई ज़्यादा है, ठीक है, आई ज़्यादा है। तो ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, तो H और I में क्या रिलेशन है? H और I में रिलेशन ये है कि I और डायरेक्टली रिलेशन है, यानी कि जब I ज़्यादा होगा, जैसे ही फ्यूज से ज़्यादा करंट पास होगा ना, तो उसमें हीट भी ज़्यादा उत्पन्न होगी। हीट ज़्यादा होगी इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। जैसे ही हाई टेम्परेचर ये लेगा, तो क्या होगा, ये इसका फ्यूज जो है, फ्यूज हमारा मेल्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगा, और सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सर्किट हो जाएगा ब्रेक्स। फ्यूज हमारा टूट गया तो करंट का फ्लो आगे भी, अब सर्किट में आगे भी, वायर में आगे भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और करंट का फ्लो, जैसे फ्यूज टूट गया, फ्यूज मेल्ट कर गया, तो करंट का फ्लो भी बंद हो गया, और करंट का फ्लो बंद हो गया तो जो डिवाइसेस थे, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जुड़े हुए थे जिस वायर से, उस वायर में करंट का फ्लो बंद हो गया, तो वो सभी सेफ हो गए, ठीक है ना। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है स्टूडेंट, जैसे कभी कभी अचानक क्या होता है कि हाई करंट फ्लो होने लगता है वायर के अंदर, और हाई करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है कि अगर आप फ्यूज नहीं लगाओगे तो हाई करंट डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में गया, टीवी में, फ्रिज में, और सब वो जल गया और खराब हो गया, डैमेज हो गया। तो फ्यूज अगर लगा देंगे तो जैसे ही हाई करंट फ्लो करेगी, तो हाई करंट मिलते ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा वायर के अंदर, और ये मेल्ट कर जाएगा। और मेल्ट करने का मतलब कि करंट का फ्लो आगे तक नहीं हुआ, करंट का फ्लो बंद हो गया। अब करंट का फ्लो डिवाइसेस तक नहीं जाएंगे, और हमारे डिवाइसेस जो होंगे सेफ होंगे और प्रोटेक्टेड रहेंगे, इसलिए इसका नाम दिया गया है सेफ्टी डिवाइस। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग, जैसा कि स्टेलिन मल्होत्रा का न्यूमेरिकल मैंने आपको बोला था कि हम डिस्कस करेंगे, तो आज से उसकी वीडियो जो है आपको अपलोड होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कीप मी सपोर्टिंग ऑल द टाइम्स। Or if you like this video, so don't forget to like it, share it and subscribe it. Thank you.